नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर आशा आपके लिए लेकर आई हूँ एक व्याकरण का नया अध्याय जिसका शीर्षक है समास। प्यारे बच्चों, समास कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। तो चलिए हम समास को समझना शुरू करते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात दो शब्दों को मिलाकर एक कर देना। अब यदि परिभाषा देखते हैं हम, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? क्योंकि परीक्षा में परिभाषा पूछी जाती है, तो आप क्या लिखेंगे? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों, जिसे हम शब्द भी कहेंगे, पदों के योग से एक नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो या दो से अधिक ऐसे शब्द हैं जिनका आपस में संबंध है, और जब उन शब्दों के मेल से हम एक स्वतंत्र शब्द बनाते हैं, उसी स्वतंत्र शब्द को ही सामासिक शब्द कहते हैं। और जब ये दो या दो से अधिक शब्दों का जब ये संयोग होता है, तो वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे एक उदाहरण दे रही हूं यहां पर मैं, रसोई घर। इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? रसोई के लिए घर, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो यहाँ पर हमने परिभाषा और उदाहरण देखी। पिछली वीडियो में बच्चों हमने संधि की थी, तो अब हम समझते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है, क्योंकि संधि में भी दो शब्दों को जोड़ा जाता है और समास में भी दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम संधि और समास दोनों को कैसे पहचानेंगे? तो लीजिए आपकी समस्या का समाधान भी करते हैं। संधि वर्णों के मेल से होती है, जबकि समास में किस चीज का मेल होता है? शब्दों का। संधि में वर्ण कौन से होंगे? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन समास में हम शब्दों को आपस में मिलाते हैं। और क्या हो सकता है इसमें? संधि का अर्थ है दो अक्षरों के संयुक्त होने पर उत्पन्न होने वाला विकार, किंतु समास का अर्थ होता है संग्रह करना। इसमें कम से कम दो पदों को आपस में मिलाया जाता है। संधि प्राय शब्द तत्सम शब्दों में होती है, लेकिन समास के लिए शब्द का तत्सम होना जरूरी नहीं है। और संधि को जब हम तोड़ते हैं, अर्थात उस एक शब्द को दो शब्दों में विभाजित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। लेकिन समास में जब इस प्रकार से होगा तो उसे हम कहेंगे विग्रह। समझ आया बच्चों? हम देखते हैं समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनो बच्चों कि समास अर्थात संक्षेप करने की प्रक्रिया, जैसा मैंने पीछे बताया था, उस प्रक्रिया में छोटे बनाए गए पद को ही समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। जैसे हम एक शब्द दिया गया, रसोई के लिए घर। अब हम रसोई के लिए घर शब्द को रसोई घर लिखते हैं, तो वो हुआ हमारा समस्त पद। और यदि हमें कोई शब्द दिया जाए रसोई घर और उसे हमें विग्रह के आधार पर लिखना हो, रसोई के लिए घर, ये शब्द लिखेंगे तो होगा हमारा समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होगा? सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को ही विग्रह कहते हैं, कि जो हमारे पास सामासिक शब्द है उनमें क्या संबंध है। जैसे रसोई घर है तो रसोई के लिए घर, तो ऐसा घर जिसमें रसोई पकाई जाती है, तो वो संबंध हुआ। तो ये हुआ हमारा विग्रह। तो विग्रह में हम क्या लिखेंगे कि समस्त पद को पुनः तोड़ने और उसके खंडों को अलग अलग करके पहले जैसी अवस्था में लाने की क्रिया को ही विग्रह या समास विग्रह कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण मैंने अभी दिया, रसोई घर। और क्या उदाहरण हो सकता है? जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये हुआ हमारा विग्रह। तो बच्चों इसमें हमने क्या सीखा? समस्त पद और समस्त विग्रह में हमने क्या सीखा कि शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में कम से कम दो पद होने चाहिए,
मैंने अभी बताया ना कि विग्रह करते समय जब क्या होता है कि दो पद होते हैं, जो पहले आता है उसे हम नाम देंगे पूर्व पद और जो बाद में आता है उसे नाम देंगे हम उत्तर पद। और शब्दों को जोड़ने और मिलाने से जो एक नया शब्द बनता है उसे क्या कहेंगे हम? समस्त पद। और समस्त पद को अलग करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? हम विग्रह कहेंगे। और समास प्रक्रिया में बीच में जो विभक्तियों का लोप हो जाता है वो होता है हमारा समस्त पद में। जब उसमें विग्रह करेंगे तो विभक्ति आएंगी, लेकिन विभक्तियों का लोप किसमें होगा? समस्त पद में। एक और जब इसकी विशिष्टता, मुख्य रूप से विशिष्टता क्या होगी कि समास के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता और उत्कृष्टता आती है। अब हम समास के भेद करते हैं। समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि समास के तो हमने 6 भेद पढ़े हैं, तो यहाँ पर 4 कैसे? तो ध्यानपूर्वक सुनो। उसके पीछे भी एक जो हम 4 भेद बनाए गए हैं समास के, उसके पीछे भी एक कारण है। क्या है? समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। समास के ये कुल 4 भेद हैं। अब ध्यान से सुनो। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास। मैंने समास के समय बताया था आपको पूर्व पद और उत्तर पद बताया था। हाँ, समझ आ रहा है ना बच्चों कि पूर्व पद जो पहले प्रयोग किया जाता है और उत्तर पद जो बाद में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा पहला भेद है अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा हमारा है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और अगला है हमारा बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। समझ आया ना? पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, तीसरे में दोनों मिला दिए और चौथे में कोई नहीं। इसकी आगे हम विस्तार से चर्चा करते जाएंगे कि किस में कौन सा पद है, लेकिन यहाँ पर जो समास के 4 भेद निर्धारित किए गए हैं उनके पीछे क्या कारण है, यही आपको बताने का प्रयास किया गया है कि जिसमें पूर्व पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष, जिसमें दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व और जिसमें कोई पद प्रधान ना हो वो बहुव्रीहि समास। अब आपके मस्तिष्क में ये आ रहा होगा कि हमें तो 2 समास और पढ़ाए गए हैं, 2 समासों की और जानकारी है, वो कहाँ गए? एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। तो बच्चों, वो है तत्पुरुष समास के उपभेद, यानी कि भेद के भी भेद। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और बाकी की जो 2 हमारे भेद और हैं, कर्मधारय और द्विगु समास, वो हमारे तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। समझ आया बच्चों? अब हम क्रमानुसार एक एक समास के इस भेद की विस्तार पूर्वक चर्चा करते जाएंगे। समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप कि जिस समास में पहला पद अर्थात पूर्व पद, या आसान शब्दों में कह सकते हैं हम पहला शब्द प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। समझ आया बच्चों कि जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और जो समस्त पद बन जाता है वो क्रिया विशेषण अव्यय के तौर पर प्रयोग होता है। जैसे यथाविधि, क्या करेंगे इसका विग्रह हम? विधि के अनुसार। एक और उदाहरण है यथाशक्ति। तो इसमें पूर्व पद क्या हुआ? यथा, और उत्तर पद हुआ हमारा शक्ति। तो इसका विग्रह किया हमने, क्या बना? शक्ति के अनुसार। अब यदि इसमें से हम जो उत्तर पद है हमारा, कौन सा है उत्तर पद? शक्ति। तो उसका पूर्व पद के बिना कोई भी निश्चित रूप नहीं रह पाता, क्योंकि शक्ति का अर्थ क्या होता है? बल। अगर हम यथा शब्द अर्थात पूर्व शब्द नहीं लगाएंगे तो हम इस शब्द का अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। जैसे शक्ति का अर्थ हुआ बल,
बल, कैसा बल, कितना बल, कोई मतलब नहीं निकला। तो पूर्व पद यथा लगने के बाद ही उत्तर पद जो हमारा शब्द है, कौन सा शब्द है, शक्ति, उसको एक निश्चित रूप और अर्थ प्रदान होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बल के अनुसार। आगे इसके और उदाहरण देखिए, जैसे आजीवन, जीवन भर, आजन्म, जन्म से, भरपेट, पेट भरकर, प्रत्येक, हर एक, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, रातों रात। अब इसमें एक अव्ययी भाव समास में बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना कि शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। जैसे रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, कानों कान, कान ही कान में। जैसे कहते हैं ना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, कान ही कान में, बीचों बीच, बिल्कुल बीच में, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, मंद मंद, बिल्कुल मंद, घर घर, हर घर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे गली गली, प्रत्येक गली है, हर गली, गली गली मतलब हर गली। तो यहाँ पर हमने देखा कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वो भी अव्ययी भाव समास है। और जहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता होती है और उत्तर पद को विशेष अर्थ प्रदान होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। याद रहेगा ना बच्चों? तो प्यारे बच्चों, हमने समास को समझा, समास की परिभाषा समझी, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की और समास का एक भेद अव्ययी भाव समास को उदाहरण सहित समझा। बाकी के भेद हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।